हेलो फ्रेंड्स। भारत की विकसित होती निम्न प्रजनन दर संरचना पे बात करेंगे। द हिंदू से आर्टिकल है और विषय अगर बात हम करते हैं तो सामाजिक न्याय हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पेपर वन में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे पे हम बात करेंगे। स्रोत देखा जाए तो क्या है, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन जो है सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके डेटा से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एसआरएस जिसको आप बोलते हैं, उसके डेटा से जो है हम लोग पता करेंगे। ठीक है। और द हिंदू में आर्टिकल ये आया था। तो देखिए, ऐतिहासिक जनसांख्यिकी संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं तो टीएफआर जो है, तो देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि एसआरएस जो डेटा है उसके अनुसार भारत का राष्ट्रीय जो है टीएफआर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई। ठीक है। एंड जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो कितना है, लगभग रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 है, तो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जो दर्शाता है कि जनसंख्या नियंत्रण चरण से आगे निकल चुकी है। असमान जनसांख्यिकी विभाजन की अगर बात हम करते हैं तो देखिए, यह परिवर्तन पूरे देश में एक समान नहीं है। भारत के जो है विभाजित अर्थव्यवस्था स्प्लिट इकोनॉमी में बदल देता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़्यादा जो है आप ये देख सकते हैं कि सिंपली आप ऐसे समझे कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का कितना है 1.2, जो जिसको हम लोवेस्ट बोलते हैं, लोवेस्ट है। और वहीं पर अगर हम हाईएस्ट बात करते हैं, क्या हो गया, हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का है 2.9। ठीक है। और अभी हम लोग जो एनएफएचएस बिहार का देखे तो उसमें सब कुछ जो है डिटेल में इसको डिस्कस किए थे। ठीक है। चलिए, प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो दक्षिणी और पूर्वी राज्य तेजी से वृद्ध समाजों में बदल रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्य अभी भी कार्यबल में देखा जाए तो युवाओं का मुख्य स्रोत बना हुआ है। ठीक है। चलिए, टीएफआर में क्षेत्रीय अंतर की अगर हम बात करते हैं तो शहरी बनाम ग्रामीण अंतर है। कारण क्या है कि टीएफआर तेजी से जो गिर कर 1.5 पहुंच गया है, अत्यधिक तीव्र गिरावट है। ग्रामीण भारत, ये शहरी की है, ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं तो लगभग प्रतिस्थापन स्तर के आसपास जो है बना हुआ है। वहीं पे अगर अति निम्न स्तर अल्ट्रा लो और राज्य बनाम उच्च प्रजनन वाले की बात अगर करते हैं तो दिल्ली का आप देख लो 1.2 है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 1.3 है। देखिए, वैश्विक तुलना अगर हम करते हैं तो वैश्विक स्तर पर न्यूनतम दक्षिण कोरिया ताइवान के करीब है 1.3, तो अमेरिका 1.6 से कम, जापान 1.3 के बराबर। बिहार की बात करते हैं तो 2.9 जो है देश में सर्वाधिक है और लाभांश का, जनसंख्या लाभांश का केंद्र है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2.6 2.4 है, मतलब आप 2.1 के जो है लगभग करीब हैं या पास में। चलिए, तो फ्यूचर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, इसमें क्या है कि आप ये बोल सकते हैं कि वरिष्ठ जो नागरिक है उनकी जनसांख्यिकी की बात करते हैं, एजिंग प्रोजेक्शन टू 2050, तो भारत में वर्तमान में 15 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ये आपका डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2050 का अनुमान है कि यह संख्या दुगनी से अधिक होकर 34.7 यानी 347 मिलियन हो जाएगी। ठीक है। कुल जनसंख्या का हिस्सा अगर हम बात करते हैं तो 50 तक बुजुर्ग देश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% यानी 1/5वां हिस्सा होगा। चिंताजनक तथ्य ये है कि 70% बुजुर्ग जो है पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित है। 78% जो है बुजुर्गों के पास कोई भी औपचारिक पेंशन सुरक्षा योजना नहीं है। ठीक है। वहीं पे अगर हम चैलेंजेज की बात करते हैं तो संस्थागत और वित्तीय चुनौतियों की, तो देखिए, औद्योगिकरण से पहले से पूर्व सामूहिक वृद्धावस्था जो था
तो देखिए पश्चिम यूरोप और जापान में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं पहले से समृद्ध हुई, उनका कार्यबल जो है औपचारिक हुआ, फिर वो वृद्ध हुए। इसके विपरीत भारत जो है मात्र $2800 प्रति व्यक्ति आय, कम संस्थागत आधार पर ही तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो गरीबी भी है, व्यक्ति के पास पैसा भी कम है और बुढ़ापे की ओर तेजी से चला जा रहा है, और उसके पास जो है फ्यूचर को लेके कोई भी योजनाएं, मतलब स्कीम वगैरह नहीं है हेल्पफुल, जो बाद में उसको काम आए। अत्यंत सीमित प्रत्यक्ष कर आधार की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रत्यक्ष करदाताओं, डायरेक्ट टैक्स पेयर की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 6% है, यानी 6% व्यक्ति जो है डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इतनी कम टैक्स पूंजी से राज्य के लिए वरिष्ठ नागरिकों के विशाल कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करना बेहद कठिन हो जाएगा। तो 6% नागरिक जो है जनसंख्या का 6% है जो क्या डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, चैलेंजेस की बात अगर करते हैं लेबर सोसाइटी एंड सेफ्टी नेट की, तो श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा में कमी है। तो देखिए अत्यंत नाजुक और अनौपचारिक श्रम बाजार है। यहाँ क्या है कि अधिकांश जो है अनौपचारिक अर्ध औपचारिक भूमिका में है, मतलब औपचारिक नहीं है, अर्ध औपचारिक भूमिका में। अंशदान आधारित यानी कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन योजना है, इसके लिए विफल साबित होती है क्योंकि इनकी आय अत्यधिक अस्थिर है और अप्रत्याशित है। तो आय अप्रत्याशित है, अस्थिर है, तो जो योजनाएं हैं पेंशन वो भी जो है थोड़ी विफल साबित होती है। अप्रचलित सार्वजनिक नगद हस्तांतरण, तो देखिए एनसेप जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपया प्रति माह और 500 रुपये प्रति माह 80 वर्ष से ऊपर, जो बुजुर्गों को गरीबी बचाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। अब जो है स्टेट जो है 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट है कितना दे रहा है। ठीक है, पारिवारिक टूटन यानी ब्रेकिंग फैमिली स्ट्रक्चर हेल्थ शिफ्ट, देखिए पारिवारिक टूटन यानी अब है स्वास्थ्य सेवा पर नया दबाव, घरेलू सुरक्षा जाल की संरचनात्मक कमजोरी। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त परिवार महिलाओं का अवैतनिक श्रम बुजुर्गों की देखभाल का आधार था। शहरीकरण, प्रवासन, एकल परिवारों के चलन से यह व्यवस्था टूट रही है। बुजुर्ग गंभीर एकांत और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। देखिए अगर जो संयुक्त परिवार अगर रहता है तो संयुक्त परिवार में जो है इनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो जाती है। अब एकल परिवार में प्रेशर जो है, मतलब एक व्यक्ति पे आ रहा है या 2 व्यक्ति पे आ रहा है, तो थोड़ी समस्याएं बढ़ भी जाती है ही एकल परिवार। संयुक्त परिवार में कमाने वाले भी बहुत हैं और जो बैलेंस है एक फैमिली का, तो इमोशनली कनेक्टेड भी रहते हैं, तो उनकी वजह से जो है एकांत वगैरह अवसाद है वो शिकार नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। महामारी विज्ञान की, तो देखिए शहरीकरण शहर में ही ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम एकल परिवारों की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में भी ये जो एकल परिवार के चलन है से यह व्यवस्थाएं जो है टूट रही है और बुजुर्ग जो है गंभीर एकांत अवसाद का शिकार ग्रामीण इलाकों में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो महामारी विज्ञान तो की बात में बदलाव की बात करते हैं तो स्वास्थ्य प्रणाली की मांग अब जो है अल्पकालिक उपचारों से हटकर दीर्घकालिक जटिल बीमारियों को और स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, उच्च रक्तचाप की बात करते हैं, हाइपरटेंशन, तो मधुमेह हो गया, डिमेंशिया हो गया, शारीरिक अक्षमता हो गया, उपशामक देखभाल हो गया, पैलेटिव केयर, तो ये सब चीज़ें जो है हो रही है। ठीक है, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं आगे की राह, तो नीतिगत सुधार और रणनीति की, तो देखिए मुद्रास्फीति, अनुक्रमित न्यूनतम पेंशन सीमा, इन्फ्लेशन इंडेक्स मिनिमम। देखिए अनौपचारिक जो कार्यबल है उसके लिए जोखिम साझाकरण के रूप में एक बुनियादी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित महंगाई के अनुसार बढ़ने वाली पेंशन सीमा शुल्क शुरू की जाए। ये तो ये होना चाहिए। जो आपके गिग वर्कर है, अभी गिग वर्कर है, उनके लिए भी जो है पेंशन सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, इनको तो पहले मान्यता देना है, फिर इनके लिए जो है पेंशन योजना इन सब चीज़ों की करने की आवश्यकता है। कल्याणकारी भत्तों और राष्ट्रव्यापी सुविधा यानी यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी, देखिए सामाजिक सुरक्षा को स्थानीय निवास नियमों से अलग किया जाए। ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अपने स्वास्थ्य और पोषण लाभों को राज्य की सीमाओं के पार भी ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरीके से आप जो पीडीएस है आपका, तो पीडीएस अनाज के लिए जो आप
कहीं से भी उठा सकते हैं। उसी तरीके से जो है हेल्थ सर्विस के लिए जो कार्ड आपका बना हुआ है उसका भी यूज आप कहीं से भी किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है उसके हॉस्पिटल वगैरह में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका पोषण, स्वास्थ्य और पोषण का लाभ उनको मिलना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल हेल्थ केयर में तो ये चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे सुधार हुई हैं, अब हो रही है और इस पे फोकस है। क्षेत्रीय और स्वास्थ्य सेवा समाधान की बात करते हैं तो वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा के लिए मिशन मोड जो है कार्रवाई की जा रही है। यानी जेरियाटिक केयर, वृद्धों की देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य के नेटवर्क और जिला स्वास्थ्य योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल करना है। युवा राज्यों में मानव पूंजी निवेश, इन्वेस्टिंग इन यूथ स्टेट, तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे युवा राज्यों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, तकनीक, कौशल में आक्रामक निवेश किया जाए ताकि वहां एक प्रवासी युवा कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों के चक्रव्यूह में न फंसे। ठीक है, तो उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश वाले में जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और तकनीकी कौशल को हमें आक्रामक रूप से निवेशित करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए तो पलायन जो है और भी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो, लेकिन और पढ़ाई वगैरह का जो सिस्टम है वो शहरी इलाकों में तो थोड़ी सही भी सुधार भी हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं, अगर अर्बन की बात करते हैं तो सुधार हुआ है। वही रूरल की बात अगर हम करते हैं, रूरल में तो यहाँ पे जो है आप अप एंड डाउन आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। पढ़ाई के प्रति थोड़ी जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो पढ़ाई हो तभी तो स्किल और डेवलपमेंट का कोई काम भी हो। अभी जैसे एआई के ज़माने में नहीं तो आई जो है करते रह जाएंगे और माई। औपचारिक सार्वजनिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, तो घटते पारिवारिक समर्थन के स्थान पर डे केयर केंद्रों, राज्य समर्थित ओल्ड एज होम का विस्तार हमें करना है। देखिए प्रासंगिक योजनाएं की बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना अनौपचारिक क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनसफ है तो वृद्धों के लिए वित्तीय सहायता है, आयुष्मान भारत है पीएम तो वरिष्ठ नागरिक के लिए विस्तारित स्वास्थ्य बीमा है, संपन्न परियोजनाएं हैं तो पेंशन संवितरण को सुगम बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हुई हैं। तो जागरूक लोगों को भी जो है इन सब चीज़ों के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और वो अपनी जो योजनाएं उनको चाहिए और जो इसके लिए कैपेबल है, एलिजिबल हैं, वो उनको मिले। व्यापार निष्कर्ष की बात करते हैं तो व्यापक आर्थिक औपचारीकरण या विस्तृत कर आधार प्राप्त करने वाले पहले ही जनसांख्यिकीय रूप से वृद्ध होना भारत के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है। इस संक्रमण को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने के लिए सिकुड़ते पारिवारिक सहायता तंत्रों पर निर्भरता को कम करना होगा। इसके स्तर पर राज्य को मजबूत सुलभ सार्वजनिक सुरक्षा जाल, मुद्रास्फीति अनुक्रमिक सार्वजनिक पेंशन, उन्नत वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क का निर्माण समय रहते करना होगा ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में न बदल जाए। यहीं पर अगर हम मुख्य प्रश्न की बात अगर करते हैं तो 15 मार्क्स है, 250 शब्द। ठीक है, तो व्यापक आर्थिक औपचारीकरण सुदृढ़ जो है सामाजिक सुरक्षा जाल के निर्माण से पूर्व ही बड़े पैमाने पर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना भारत के लिए एक गंभीर नीतिगत चुनौती है। राष्ट्रीय नमूना पंजीकरण प्रणाली के हालिया आंकड़ों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हेल्थ से है रिलेटेड, तो आप इसको सामाजिक सोशल जस्टिस जनसंख्या मुद्दों इन सब से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है।